तो मित्रों अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, क्योंकि एक ऐसी सभ्यता है, आप जानते हो हमारे इतिहास में और हमारे एग्जाम के लिहाज से बहुत ही ज्यादा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारा क्या होता है, प्रश्न गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? हम पढ़ने के बाद भी कई बार हमें क्लियरली नहीं होता है, यानी कि हमें स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं होता, इसके कारण हमारा गलत हो जाता है। लेकिन अब मैं गारंटी लूंगा कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजें आपको कभी भी कोई चीजें गलत नहीं होंगी। ठीक है, आइए बात करते हैं, सीधा हम टू द पॉइंट पर आते हैं कि दयाराम साहनी आ जाइए। ठीक है, दयाराम साहनी, देखो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो ऐसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आप जानते हैं, पहले भी जानते होंगे, दयाराम, दयाराम साहनी जी। दयाराम साहनी जी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी मित्रों। ठीक है, कब की थी? 1921 में। कब की थी? खुशबू जी लिखना प्रारंभ कीजिए, अभी शुरू किया गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, ये बहुत बार प्रश्न में पूछा जाता है। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, अगर आप टीचर के एग्जाम देने जा रहे हैं तो पक्का है आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि आगे चलकर आपको पढ़ाना भी यही है। ठीक है, और अगर आप एक तरीके से कोई एसएससी या आप किसी प्रकार के वैसे एग्जाम के देने जा रहे हैं तो वहां भी ये प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि इतिहास का पहला चरण ही यही है। ठीक है, तो बात हमने किया यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी ने किया। कब किया था मित्र? 1921 में किए था इन्होंने। ठीक, नेक्स्ट आइए बात करते हैं आगे की। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं, एक और बात की जाती है, मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। कौन है? मोहनजोदड़ो। अभी मैं सब कुछ बताऊंगा आगे चलकर, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की खोज, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? राखल दास बनर्जी ने। कौन किया था मित्रों? राखल दास बनर्जी जी ने। कब किया था? 1922 में, सॉरी 1921, 1922 में। ठीक, राखल दास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब किया था? 1922 में। तो इसमें मैंने आपको दो पॉइंट बताया। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखने वाली है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था मित्र? तो राखल दास बनर्जी जी ने किया था। और कब किया था? 1922 में किया था। क्लियर? अब किसी का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अब हेडिंग आप डालिए कांस्य युगीन सभ्यता। आप हेडिंग कांस्य युगीन, हाँ मैं लिखता हूं कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य, ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता। आप हेडिंग डालिए कांस्य युगीन सभ्यता। चलो कोई बात नहीं, लाइट चलेगी फिर भी दिखाई देगा। आइए बात करते हैं कांस्य युगीन सभ्यता की बात करते हैं। तो सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। ठीक है, पहली बार जो सिंधु वासियों, यानी कि सिंधु वासियों किसे कहा जाएगा? जो सिंधु में रहने वाले, जो सिंध सभ्यता में रहने वाले लोगों को क्या कहा जाएगा? सिंधु वासियों। जैसे कि भारत में रहने वालों को भारतवासियों बोला जाता है, वैसे सिंध में रहने वाले लोगों को सिंधवासियों बोला गया। तो सिंधवासियों ने जब क्या किया? तांबा प्लस टीन मिलाया, तांबा और टीन मिलाया, तो एक नई धातु को इन्होंने तैयार किया जिसे बोला जाता है कांसा बोला जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? कांसा बोला जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपको पता हो कि कांसा कब आपको दिखाई दिया होगा, अगर आपने देखा होगा कि जो हमारे बाबा जी होंगे उनके शादी में कांसा जरूर मिला होगा। आपने देखा होगा कांसा आपका होता है जैसे पीतल जैसे चीजें होती हैं। ठीक है, तो कांसा एक तरीके से मैं कह दे, अभी तो यहाँ मेरे पास नहीं है, फिर भी आप लोगों ने देखा होगा। मेरे पास है। आपके पास है? आपने देखा है कि नहीं धर्मवीर जी? कांसा सुना है, देखा नहीं कांसा आपके जो अगर कोई पुराना घर हो आपके पास, कभी पुराने घर गाँव में हो, तो आप देखिएगा कांसे का बर्तन रखा होगा।
ठीक है। कांसे कुछ कैसे होता है, उसका कलर कैसे होता है, पीले रंग का होता है एक तरीके से, थोड़ा बहुत तो पीले जैसे होता है, हाँ पीतल जैसे डिजाइनिंग होता है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कांस्य युगीन सभ्यता कब कहा गया, जब तांबा प्लस टिन को मिलाकर सिंधु वासियों ने एक नई धातु का निर्माण किया जिसका नाम है कांसा, तो इन्हें कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता चालू हो गई। यानी कांस्य युगीन सभ्यता का प्रारंभ कब हो गया, जब एक नई धातु का खोज किया गया। खोज से तात्पर्य है कि दो धातुओं को एक साथ मिलाकर एक नई धातु का निर्माण किया गया। समझ में आया? आगे बढ़े, ठीक है। और इसी सभ्यता को कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहा गया, इसी सभ्यता को कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो अब आप लिखिए, हेडिंग डालिए प्रथम नगरीय सभ्यता, ठीक है। बस एक एक पॉइंट, बहुत ज्यादा मैं नहीं लिखाऊंगा, एक एक दो दो पॉइंट रहेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें रहेंगी वही चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। बिल्कुल भी अनर्गल चीजें मैं नहीं पढ़ाऊंगा जिसका कोई महत्व नहीं है, जो प्रासंगिक है वही हम पढ़ेंगे। प्रथम नगरीय सभ्यता, अब हेडिंग डाल लीजिए आप प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, ठीक। प्रथम नगरीय सभ्यता की बात की जाए तो यहां पर क्या कहा जा रहा है, सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता या प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहली बार नगरों का उदय यहीं से प्रारंभ हुआ, ठीक है। भारत में पहली बार नगरों का उदय यहीं से प्रारंभ हुआ। कहां से प्रारंभ हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ हुआ। तो इसीलिए कहा गया कि जो सभ्यता, मतलब इस सभ्यता का प्रारंभ कहां से हुआ, प्रथम नगरीय सभ्यता का प्रारंभ कहां से हुआ भारत में, और सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ हुआ। समझ में आया कि क्यों कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय कहा जाता है, ठीक है। या भारत में नगरों, भारत में भी बहुत सारे नगर हैं, तो कैसे नगरों का निर्माण हुआ था, तो आपको पता चला इतिहास से ही हमारे यहाँ नगर का निर्माण प्रारंभ हो गया था, जो आज हमें उसके वर्तमान में आज हमें उन चीजों को दिखाई दे रहा है। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़े जी। या और कोई प्रश्न है तब पूछिए। प्रश्न सर ये है कि क्या जो आपने पढ़ाया था कल कि अफ्रीका के अंदर मानव जन्मे थे, तो क्या वहाँ नगर नहीं बने थे पहले को नगर का निर्माण था वहां पर? नहीं, कैसे होगा? अगर जब आप सोचो कि कोई व्यक्ति पहले दिन आएगा, आप पहले दिन आओगे तो आपको क्या कोई चीजें पता रहेगी? नहीं। जब मानव धरती पे आया होगा, जब मानव का धरती पर एक तरीके से जन्म हुआ होगा, तो क्या मानव को कुछ पता था? मानव को तो एक समय लगा, काफी दिन परिवर्तन हुआ, हमारे नेचर में परिवर्तन हुआ। पहले तो हम बंदर की भांति चलते थे, हमें तो ये भी नहीं पता था हम कौन हैं। पहले तो ये भी हमें नहीं पता था हम कौन हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक समय आया जब पत्थर से पत्थर टकराए, आग का जन्म हुआ। आग के जन्म होने के पश्चात क्या हुआ कि धीरे धीरे हमें आग के बारे में पता चला, भुने हुए गोश्त के बारे में पता चला। तब हमें पता चला ना कि हम एक मानव हैं। तब हमें धीरे धीरे एहसास होने लगा कि हम मानव, तो हम सीधा चलने लगे। पहले तो हम हमारा हाथ भी पैर था, बाद में हमारे पास पुच्छ थी, आप जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। हमारे पास पुच्छ थे, लेकिन धीरे धीरे चीजों में खत्म हुआ ना। बाद में हमारे यहाँ इतना धीरे धीरे परिवर्तन, देखो परिवर्तन कोई एक दिन की नहीं हुआ, हजारों सालों के परिवर्तन का वजह आज है कि जो हम खड़े हैं, जो आज हम ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन डायरेक्ट क्लास लेते हैं। गुरुकुल पहले हुआ करता था, आप जानते हैं। सर मेरा प्रश्न यह है, अफ्रीका महाद्वीप में जन्म लिया मनुष्य ने, और उसने अपना नगर या बस्ती एशिया के सिंध में क्यों बसाया करके? देखो वो लोग अलग थे और एशिया वाले अलग थे, मैंने आपको बताया था। एशिया के जावा द्वीप में अलग, मैंने आपको बताया था। वो जो अफ्रीका वाली बात थी वो एक अलग थी बातें, वहां की कहानी, ठीक है, वहां की कहानी अलग थी। देखो हर चीजें अलग है, सारा कुछ एक नहीं है। लेकिन धीरे धीरे देखो विश्व कैसे बना। पहले आप सोचो, पहले पूरा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब एक में था ना, आपको याद होगा 1947 के पहले सब कुछ तो एक ही था ना। लेकिन परिवर्तन हुआ, अंग्रेजों ने हम पर राज किया, हमने जब लड़ाइयां लड़ी, हम जीते, उसके बाद ही तो सब कुछ बदला। आज की कहानी तो कोई चीजें है नहीं। धरती पर मानव आए तो इतनी जल्दी तो कुछ हुआ नहीं ना, मैंने आपको बताया ना वही चीजें, बस वही चीजें, सब कुछ अलग है। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। आगे आप पढ़ते चलिए, जब सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी,
ठीक है, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो सारी चीजें फिर मैं एक बार इंटरलेट करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, वो समय आने थोड़ा सा कंफ्यूजन था बस खाली कि अच्छा। जन्मे पहले अफ्रीका के लोग, हाँ हाँ। और बस्ती पहले एशिया के लोगों में नहीं, एशिया का अलग मैंने आपको बताया था कल ही, ठीक है। तो वो चीजें, तो यहाँ पर हमने देखा प्रथम नगरीय सभ्यता कहाँ से प्रारंभ हुई, भारत में, वो है सिंधु घाटी सभ्यता से या हड़प्पा सभ्यता से। क्लियर, आगे चले। अब बात की सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में क्या अंतर बताता हूँ अभी, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी दोनों को एक ही कहा जाता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, हेडिंग आ रही है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आइए जानते हैं। हड़प्पा के बारे में अगर हम बात करें तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान, हड़प्पा जो है, हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जिला है जिसे बोला जाता है मांटगोमरी। मांटगोमरी पाकिस्तान का एक जिला है, मांटगोमरी। मांटगोमरी और रावी नदी के तट पर स्थित था, रावी नदी के तट पर स्थित था। कौन? हड़प्पा, रावी नदी के तट पर। अभी हम पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान अलग हो चुका है भारत से, ठीक है। अगर मैं आपको ये देखो, ये सब भारत और पाकिस्तान तो था ही नहीं जी, जबकि चीजें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आधुनिक चीजें, अभी नई चीजें तो हमें जानना पड़ेगा ना। अगर आप कहेंगे सर आप बताइए हड़प्पा कहाँ है, तो मैं कहाँ आपको बताऊंगा? क्या मैं ये बताऊं भारत में है? अगर मैं ये बताता हूं भारत में है तो अब आप कहेंगे कहाँ है सर जी, ठीक है, क्योंकि भारत में तो है ही नहीं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग हो चुका है। हाँ, अगर मैं आपको समझाने के लिए बोल सकता हूं भारत में है, क्यों है? क्योंकि अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच में देखा जाए तो भारत पाकिस्तान एक ही में था, तब तो पूरा विश्व ही एक जगह था, समझो एक तरीके से देखा जाए तो जी, ठीक। तो यहां पर हमने देखा हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान का एक जिला है, मांटगोमरी, मांटगोमरी जिले में स्थित था। और किस नदी के किनारे स्थित था? रावी नदी के तट के किनारे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सब कुछ, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है। दूसरी चीजें हैं, इसकी सर्वप्रथम खोज किसने किया था? 1826 में चार्ल्स मिन्सन ने किया था, ठीक है। इसकी खोज कब की गई थी? 1826 में इसकी खोज किसने किया था? 1826 में चार्ल्स मिन्सन ने। किसने किया था? चार्ल्स मिन्सन ने, चार्ल्स मिन्सन ने इसकी खोज की थी। क्लियर? मेसन, हाँ मेसन कह सकते हो या मेंशन, मेसन ही कहो ज्यादा अच्छा पड़ेगा, मेसन सही है, मेंशन एक अलग शब्द हो जाता है, ठीक है। तो मेसन को आप ऐसे लिख लो, चलो रुको मैं पूरा लिख देता हूं यहाँ, चार्ल्स मेसन, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें, सॉरी हड़प्पा के बारे में हमने देखा कि हड़प्पा है कहाँ। अब आपको पता चला हड़प्पा कहाँ है। हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित था और रावी नदी के तट पर। और इसकी खोज कब की गई? अब देखो खोज कब की गई, कब हमें पता चला कि हड़प्पा सभ्यता भी है, यानी कि हड़प्पा भी था, हड़प्पा नामक पूरा स्थल भी था। हमें 1826 में आकर पता चलता है, कितने दिनों के बाद। आज की चीजें हम पढ़ रहे हैं, सालों की बात हम पढ़ रहे हैं, 200 300 500 साल की बात की आज पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हमें कब पता चल रहा है? 1826 में। और किसने बताया? चार्ल्स, जो एक इतिहासकार थे, और इन्होंने बताया, चार्ल्स मेसन जी ने बताया हमें कि हड़प्पा नामक एक स्थल भी था। क्लियर? आगे बढ़े। सर ये चार्ल्स मेसन जो थे इतिहासकार थे या पुरातत्व सर्वेक्षण थे? पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग के जो भी देखो उसमें रहेगा, एक तरीके से इनको इतिहासकार तो नहीं कहेंगे, या हम एक तरीके से खुदाई करता कहेंगे तो फिर इतिहासकार कहना पड़ जाता है। क्यों कहना पड़ जाता है? क्योंकि हमें समझने के लिए हमें ऐसे शब्दों का ही प्रयोग कर पाएंगे, या पुरातत्वविद इन्हें कह सकते हैं। अगर इतने बड़े शब्दों से बोलना है तो फिर पुरातत्वविद बोलना पड़ेगा, क्योंकि खुदाई करने के साथ थे। इतिहासकार कौन होता है सर? जो इतिहास लिखता है, पढ़ता है, वो इतिहासकार। और पुरातत्वविद मतलब जो खोज करता है, इतिहास खोजता है जो, हाँ वो है पुरातत्व विभाग। हाँ, पुरातत्व विभाग होता है, जो खोदने वाला व्यक्ति होता है, खोजने वाला, पुरातत्वविद उसे कहा जाता है, ठीक। आगे बढ़े। अब आइए बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, बात करते हैं हम।
सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ा से सभी लोग, ठीक है, बाकी आपके मन में प्रश्न आए तो आप पूछते चलिए, ठीक है, ताकि मैं उस समय आपको सारे उत्तर आपको लास्ट तक दे सकूं। ठीक, अब हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किसकी बात करते हैं? मोहनजोदड़ो। ठीक, अब हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो यह भी पाकिस्तान के लरकाना जिले में, पाकिस्तान के कहां पर है? पाकिस्तान के लरकाना जिले, और पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित था। लरकाना जिले में, कल मैं आपको सिंधु नदी के बारे में सब बता दूंगा, ठीक है, सिंधु नदी अलग से बता दूंगा ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। ठीक, सिंधु नदी कैसे है, क्या था, उसके पूरे इतिहास के बारे में। ठीक, तो अलग से पहले मैं एक छोटा सा मैं आपको बताऊंगा, 15 मिनट में सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में और किस नदी के तट पर था? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है कौन? मोहनजोदड़ो। सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। ठीक, समझ में आया? मोहनजोदड़ो के बारे में हमें पता चला कि मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित था? पाकिस्तान के लरकाना जिले में और सिंधु नदी के दाहिने तट पर, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। दूसरी चीजें इसे बोला जाता है कि यह उस समय के क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा नगर था। उस समय की बात करते हैं, यानी कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं या मोहनजोदड़ो सभ्यता की बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्षेत्र यही था, मोहनजोदड़ो। हाँ, मोहनजोदड़ो जो था यह सबसे बड़ा नगर था क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था, सबसे बड़ा नगर था। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आपसे भले ही ना पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहां स्थित था, लेकिन आपसे यह जरूर पूछा जाएगा कि उस समय की सभ्यता में सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका था? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा नगर था, या सबसे बड़े नगर, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े। जो कितने में बसा था? 250 हेक्टेयर में बसा था। कितने में बसा था? तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ फॉर द इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं। 250 हेक्टेयर में यह बसा था। तो ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा कि कितने हेक्टेयर में यह बसा था, तो ऐसे प्रश्न हमसे नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न या ऐसे पॉइंट को हमें नहीं लिखना, सिर्फ हमें ये जानना है जो हमारे लिए एग्जाम, लेकिन मैं आपको सब बताऊंगा इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, दूसरी बात करते हैं, इसमें एक पॉइंट और आती है, यहां की जनसंख्या भी सबसे बड़ी थी या सबसे ज्यादा थी। तो आप यहां लिख सकते हो कि यहां की जनसंख्या भी सर्वाधिक थी। यहां की जनसंख्या भी कैसे थी? सर्वाधिक थी। क्लियर? यहां की जनसंख्या भी कैसी थी मित्रों? सर्वाधिक थी। तो अभी हमने क्या देखा, एक बार हमें रिवीजन कर लेना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया? मोहनजोदड़ो के बारे में बताया कि मोहनजोदड़ो है कहां। तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर। इस शब्द को भी आप याद ही रखेंगे क्योंकि यह शब्द कई बार पूछा जाता है, किस नदी के और किस बाएं था या दाएं था। तो दाहिने तट पर स्थित था, ठीक है। और क्षेत्र, और ये भी पूछा जाता है कि उस समय की जो सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उस समय का सबसे बड़ा या सबसे बड़ा नगर कौन था क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या में भी देखा जाए तो कौन सबसे बड़ा था? तो आपका कौन है? मोहनजोदड़ो ही है। समझ में आया? ठीक, अब अगर आप प्रैक्टिस सेट जब आप करेंगे तो अब आपका प्रश्न सही होने लगेगा। अब आपको समझ में आएगा कि वाकई में वहां, अब देखो आपको जो प्रश्न वहां पूछा जाएगा तो आपको इस बात को समझ में आ जाएगा पूछने का क्या तात्पर्य है। अभी तक जब आप प्रश्न को हल कर रहे तो आप डायरेक्ट आप जा रहे थे, लेकिन अब एक दूसरे चीजों को आप इंटरलेट करके आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। ठीक, आगे बढ़े। अब हमें एक चीज ये भी जानना है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता था। हमें तो ये भी जानना होगा कि भाई मोहनजोदड़ो का आखिर अर्थ क्या होता था, यानी कि इसका मीन क्या था, क्यों इन्हें कहा जाता था मोहनजोदड़ो कहा जाता था, क्यों कहा जाता था आखिर। ठीक है,
मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था? तो आप सभी लोग पहले से भी जानते हैं मोहनजोदड़ो का अर्थ था प्रेतों का टीला। प्रेतों मतलब समझ रहे हो? नहीं, भूतों का टीला। या मृतकों का टीला क्या है? हाँ, मृतकों का भी टीला कहा जाता है। ठीक है, बताइए क्यों, इससे क्या तात्पर्य है? धर्मवीर जी बताइए। मेरा मानना ये है, मुझे पूरा पक्का पता नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद यहाँ पर बहुत अवशेष मिले होंगे हाँ, मृत लोगों के। बस अब आपने सही यहाँ पर आपने पकड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा मित्र कि मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा नगर भी यही था, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी देखे तो यही सबसे बड़ा नगर भी था। और जब यहाँ सबसे बड़ा नगर था, सबसे बड़ा क्षेत्रफल और जनसंख्या, तो यहाँ ज्यादा लोग रहे होंगे। जब ज्यादा लोग रहे होंगे, जो धरती पर एक तरीके से जब विनाश का समय आया होगा या विनाश हुई होगी, तो लोग यहीं पर सबसे ज्यादा मरेंगे भी तो यहीं के लोग, और सबसे ज्यादा यहाँ पर अवशेष भी तो मिले होंगे। और जो अवशेष मिले उसी को कहा गया कि मोहनजोदड़ो जो है प्रेतों का टीला है या मृतकों का टीला है। ठीक, समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, इसे सिंधु घाटी सब या सिंधु का बाग भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? सिंधु का बाग भी कहा जाता है। सिंधु का बाग भी कहा जाता है। अब बाग क्यों कहा जाता होगा धर्मवीर जी? सिंधु का बाग सिंधु एक क्षेत्र था जहाँ पर सभ्यताएं थी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और जो भी थी। तो बाग का अर्थ है कोई विशेष क्षेत्र जहाँ पर सारी सुविधा खुशियां हो। हाँ, आप देखो यहाँ क्षेत्रफल बड़ा है तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें भी रही होंगी, बहुत सारे चीजों से पेड़ पौधे, खाने पीने की सारी वस्तुएं यहाँ पर रही होंगी। ठीक है, और भी सारी चीजें यहाँ पर रही होंगी। ठीक है, यहाँ सुविधा की दृष्टि से भी देखा जाए तो क्योंकि बड़ा क्षेत्र के होने की वजह से सब कुछ यहाँ अवेलेबल था, एक तरीके से ऐसा कहा जा सकता है। इसीलिए इसे कहा गया होगा सिंधु सभ्यता का बाग भी कहा गया होगा। किसे? मोहनजोदड़ो को। ठीक, नेक्स्ट दूसरी बातें आती हैं। जो मोहनजोदड़ो है इसके दुर्ग जो थे, टीले को क्या कहा गया? स्तूप टीला भी कहा जाता। जो दुर्ग होते थे, जो बाउंड्री होती थी, इसके दुर्ग को क्या कहा जाता था? इसके दुर्ग को स्तूप टीला भी कहा जाता था। ठीक है, स्तूप टीला भी कहा जाता था। और यहां पर बात करते हैं तो यहां पर स्नानागार मिला, अन्नागार, पुरोहित के भी बड़े बड़े अवशेष वगैरह मिले हैं। तो अब हम जानेंगे स्नानागार क्या है, अन्नागार क्या है। ठीक, नेक्स्ट बातें आइए बात करते हैं आगे की।